कि भारत के अंदर वन एवं वन्य जीव संरक्षण, उसी कड़ी के अंदर हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो आइए देखते हैं कि जो ये 1972 का अधिनियम है अपने इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि ये परीक्षा के अंदर 3-4 प्रकार से सीधा का सीधा पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के मुख्य प्रावधान क्या क्या थे, या फिर दूसरे प्रकार से ऐसे पूछा जा सकता है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की मुख्य विशेषता बताइए, या फिर इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के ऊपर प्रकाश डालिए। तो हम मैंने नोट्स के रूप में यहाँ इनके जो आंसर है वो लिख दिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो देखो इसके क्या क्या मुख्य प्रावधान है। नंबर 1 पर है जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों का संरक्षण, क्योंकि इन सभी का संरक्षण हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। तो इस अधिनियम पर सर्वप्रथम यही कहा गया कि इन सभी का संरक्षण बहुत जरूरी है। नंबर 2 पर क्या कहा गया कि इस अधिनियम के तहत दुर्लभ तथा संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि शिकार की वजह से इन सभी प्रजातियों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था और ये संकटग्रस्त जातियों के अंदर आ रही थी और धीरे धीरे हो सकता है कि लुप्त श्रेणी के अंदर भी शामिल हो जाए, इसलिए हमने शिकार के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। और नंबर 3 है वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए समिति का गठन, यानी कि हमने एक ऐसी व्यवस्था की कि भाई वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए हम समिति का गठन करें ताकि वो समिति क्या कर सके कि इन वन्य जीवों के संरक्षण प्रदान कर सके। और नंबर 4 पर भारत में संरक्षित जातियों की सूची प्रकाशित की गई, यानी कि हमने इन सभी को एक सूची के रूप में डिवाइड कर लिया ताकि हमें पता चले कि कौन सी जातियां लुप्त श्रेणी में है, कौन किस किस जातियों पर अपने खतरा मंडरा रहा है। तो हम इन सभी को ऐसे संरक्षित जातियों के अंदर विभाजित कर लिया, ठीक है, ताकि हमें सबको पता चल सके। और नंबर 5 है नुकसान पहुंचाने पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान। किसको है भाई नुकसान पहुंचाने पर? अगर कोई वन एवं वन्य जीव को नुकसान पहुंचाता है तो उसे कम से कम 3 से लेकर 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। और नंबर 6 है कि जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगा दी गई। अगर कोई भी व्यक्ति जंगली जानवरों को शिकार करके अगर व्यापार करता हुआ पाया गया तो उसको 3 से लेकर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया। तो अपने ये था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। तो इसकी ये मुख्य विशेषताएं थी और आप इनको याद कर लेना, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1972 के अधिनियम के तहत कुछ परियोजना चलाई गई, उसी में से एक महत्वपूर्ण परियोजना है बाघ परियोजना, जिसे आप टाइगर प्रोजेक्ट कहते हो, जो 1973 के अंदर चली थी। तो देखो क्या कारण था कि बाघ परियोजना चली। देखो 20वीं शताब्दी के अंदर कम से कम बाघों की संख्या थी 55,000, जो कि वर्तमान में घटकर कितनी रहेगी 1,827। तो इस कारण इन सभी बाघों का संरक्षण के लिए हमें टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना पड़ा। नंबर 2 क्या कारण है? व्यापार, क्योंकि इनकी खाल और इनके हड्डियों से ऐसे देशों में परंपरागत औषधियां तैयार की जाती थी, यानी कि इनसे क्या बनाई जाती थी? दवाइयां बनाई जाती थी, जिस कारण ये संख्या ऐसे घटती चली गई। और नंबर 3 पर है आवासीय स्थलों के सिकुड़ना, यानी कि वनों का कम होने की वजह से इनके जो आवास के स्थल है, यानी कि जहां पर ये निवास करते थे, वो धीरे धीरे कम होता चला गया। नंबर 4 है भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना, यानी कि इनको भोजन के लिए जैसे हिरण आदि की जो आवश्यकता थी उनकी संख्या के अंदर क्या आई? धीरे धीरे कमी आई। इनकी वजह से ये बाघों की संख्या निरंतर घटती चली गई। और नंबर 4 पर है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि भी एक इसका कारण है जिसकी वजह से इसकी संख्या के अंदर कमी आई। आज मात्र 1,827 बाघ ही बची है, इनका संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि ये जो परियोजना है कहां कहां चलाएगी। हम आगे देखेंगे कि टाइगर प्रोजेक्ट कहां कहां चलाया गया। तो देखिए बाघ परियोजना कहां कहां चलाई गई। नंबर 1 पर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर
कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, वहां पर यह परियोजना चलाएगी। नंबर 2 पर है पश्चिम बंगाल, जहां पर है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, वहां पर चलाएगी। नंबर 3 है मध्य प्रदेश, वहां पर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, वहां पर चलाएगी। नंबर 4 है राजस्थान, राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो कि अलवर के अंदर स्थित है, वहां पर यह परियोजना चलाएगी। और नंबर 5 पर है असम, असम के अंदर है मानस बाग रिजर्व या वन्य जीव अभ्यारण्य। रिजर्व का मतलब जो ऐसा क्षेत्र जो कि भी एक विशेष प्रजाति को बचाने के लिए उनके लिए बना दिया हो अलग से, यानी कि जियो के लिए, तो इसका नाम दे दिया मानस बाग रिजर्व या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है। केरल के अंदर है पेरियार बाग रिजर्व है या फिर पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी कि इन राज्यों के अंदर ये परियोजना बाघ परियोजना चलाई गई। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे वन एवं वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। अब हम पढ़ेंगे वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। तो इनको मुख्य 3 प्रकारों के अंदर बांटा गया है। नंबर 1 है आरक्षित वन, नंबर 2 है रक्षित वन और नंबर 3 है अवर्गीकृत वन। ठीक है। तो हम नंबर 1 देखेंगे कि आरक्षित वन कौन से होते हैं। देखो, आरक्षित वन इनका अधिकार लगभग सारे कोई किसके पास है, सरकार के पास है। ठीक है। तो आरक्षित वन लगभग भारत के अंदर कितने पाए जाते हैं, 50% से अधिक पाए जाते हैं, यानी कि 50% प्लस पाए जाते हैं। ठीक है। और ये सर्वाधिक मूल्यवान होते हैं, इनका पूरा का पूरा अधिकार सरकार के पास होता है। इसको न किसी को लकड़ी काटने की अनुमति दी जाती है, न किसी को अंदर आने की अनुमति दी जाती है। ठीक है। तो ये कहां कहां पर पाए जाते हैं, ये जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। ये एकदम सरकार के अधीन होते हैं, इन पर किसी को अनुमति आने की भी अनुमति नहीं दी जाती। ठीक है। नंबर 2 पर है रक्षित वन। 1/3 लगभग 1/3 वन रक्षित वनों के अंदर बांटे गए हैं। अधिक नष्ट होने से बचाना, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जितने हैं इनसे अधिक नष्ट न हो, और इनका उद्देश्य क्या है कि जो नष्ट हुआ है उसको भी पुनः प्राप्त कर सके। और ठीक है, तो इनका मुख्य क्या उद्देश्य है, अधिक नष्ट होने से बचाना, यानी कि जितना हो गया ठीक है परंतु इससे आगे नष्ट न हो। ठीक है। ये कहां कहां पर पाए जाते हैं, मुख्यतः बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा आदि क्षेत्र के अंदर रक्षित वन पाए जाते हैं। ठीक है। नंबर 3 पर है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन कौन से होते हैं, अन्य सभी प्रकार के वनों को हम किसके अंदर डालेंगे, अवर्गीकृत वनों के अंदर डालेंगे। जैसे कि बंजर भूमि हो गई, व्यक्तियों और समुदायों के अधीन जो भी वन आते हैं वो किन के अंदर आएंगे, अवर्गीकृत वन के अंदर आएंगे। ये कहां पर पाए जाते हैं, पूर्वोत्तर भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है ना, उन सभी राज्यों के अंदर कौन से वन पाए जाएंगे, अवर्गीकृत वन पाए जाएंगे। ठीक है। तो हमने देख लिया वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार। तो प्रकार कौन कौन से हो गए, आरक्षित वन हो गए, रक्षित वन हो गए और अवर्गीकृत वन हो गए। ठीक है। और इन सभी का अधिकार या तो सरकार के पास है या वन विभाग के पास है, परंतु अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से किसके पास इनका अधिकार है, सरकार के पास ही अधिकार है। ठीक है। और एक चीज आप ध्यान देना कि सर्वाधिक वन क्षेत्र कहां पर पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। देखो, अब बात चल रही है वनों के संरक्षण की, तो सरकार वनों का संरक्षण करे। क्या हमने भी कुछ वनों का संरक्षण किया, क्या हमारे समुदाय ने भी क्या वनों का संरक्षण किया। तो देखो, हम पढ़ते हैं अपने समुदाय और वन संरक्षण। तो देखो, सरकार ने तो क्या किया कि आजादी के बाद कदम उठाए, परंतु हम लोगों ने, हमारे समुदाय के लोगों ने इस चीजों पर विशेष कर ध्यान दिया। किस प्रकार से, जैसे हम सदियों से पेड़ों की पूजा करते आ रहे हैं, अलग अलग समुदाय अलग अलग पेड़ों की पूजा करती हैं, तो क्या उन पेड़ों की कटाई करने देंगे, कभी भी नहीं करने देंगे। तो उस प्रकार से हमने सदियों से वनों की सुरक्षा की। ठीक है। उसी प्रकार हम देखेंगे सरिस्का बाग रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले के अंदर स्थित है, जहां पर खनन कार्य बंद करवाने के लिए लोग संघर्षरत है, यानी कि हम सरकार को भी इन्वॉल्व नहीं करने दे रहे हैं।
सरकार भी हमारे बीच में बाधा न बने, क्योंकि ये खनन के जो कार्य है वो अपने समुदाय के लोग हैं वहां पर, वो इनको रोकने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकू सेंचुरी घोषित कर दिए। यानी कि ये 1200 हेक्टेयर भूमि इस प्रकार से अलग कर दी गई है कि यहाँ पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है लोगों के द्वारा कि यहाँ पर कोई भी शिकार नहीं करेगा और किसी भी लोगों की यहाँ पर एंट्री नहीं है। ठीक है, आगे है उत्तराखंड का प्रसिद्ध चिपको आंदोलन। देखो, चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण के लिए जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। कभी हम इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, परंतु यहाँ पर क्या हुआ कि वृक्षों की कटाई रोकने में सहायक सिद्ध हुआ। यानी कि इस आंदोलन की वजह से लोगों के अंदर एक जागृति उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से लोगों ने पर्यावरण संरक्षण पर ज्यादातर ध्यान दिया। आगे उत्तराखंड के टिहरी क्षेत्रों में बीज बचाओ आंदोलन और नवदाल्य आंदोलन, ये 2 आंदोलन हुआ, जिसके वजह से क्या हुआ, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना व्यावसायिक उत्पादन किया जा सकता है। इन आंदोलन से लोगों को यह बताया गया कि हम लोग जो अपने अनाज बोते हैं उसके अंदर जो जहर डालते हैं उनके बगैर भी हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमारा अध्याय नंबर 2 समाप्त होने वाला है और मैं उम्मीद करूंगा कि यह आपको पसंद आए। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।